अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिम और आज मैं थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि है क्लास टेंथ और सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। तो उस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद थर्ड लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ें मतलब रिमाइंड करवाना चाहूँगा और आज का टॉपिक पहले बता दूँ। तो आज का टॉपिक है, यानी जो आज हम कवर करेंगे वो है फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले जो हम बात करेंगे प्रीवियस, उसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि 3 एग्जांपल्स हमने देखी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और हमने डेफिनेशन भी कवर की थी उसमें लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं लिए तो वो आप लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा इन चीज़ों को एक दफ़ा कवर करूँ। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, वो इनिशियली कहाँ पे होता है, मेन पोजीशन पे। अगर हम इसे मेन पोजीशन कहेंगे, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम, और एक पोजीशन ये है एक्सट्रीम, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से कहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हमने क्या अप्लाई की है, फोर्स। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको एक्स नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट। और जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अच्छा, जैसे ही आप इसको लेके आते हैं इस एक्सट्रीम पोजीशन पे और यहाँ पे लाके जब रिलीज़ करेंगे तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट ड्यू टू इलास्टिसिटी उसके अंदर क्या क्रिएट होगी, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस ऑब्जेक्ट को किस तरफ पुल करेगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है जी। तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो जैसे जैसे वो मेन पोजीशन की तरफ जाएगा तो होगा क्या कि उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, क्या होगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी क्या होगी, डिक्रीज। और याद रखें, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, जो कि आपने फोर्स अप्लाई की होती है, बस उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मेन पोजीशन जाएगा उसकी रिस्टोरिंग फोर्स तो ज़ीरो होगी, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज़। तो जैसे ही वो मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेन पोजीशन है, तो यहाँ से लेके गए थे आप, ठीक है, कहाँ लेके आए थे, इस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे। तो जब रिलीज़ करेंगे तो आपको इसकी डायरेक्शन नज़र आ रही होगी टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो जैसे जैसे मेन पोजीशन पे जाएगा तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी, और स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, जिससे वो यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स दिस पॉइंट, ठीक है। और ये भी इसकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कंप्रेस वाली फॉर्म है ये, और ये कौन सी इसकी फॉर्म है, स्ट्रेच वाली, ठीक है। तो अगेन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, लेकिन स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो होगा क्या कि जो स्पीड है वो मिनिमम हो गई है, यानी ज़ीरो हो गई है, और स्टोरिंग फोर्स क्या हो गई है, मैक्सिमम। तो ऑब्जेक्ट अगेन किस तरह मूव करेगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और ये सिलसिला चलता रहता है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट क्या करता रहता है, एक फिक्स पॉइंट के आगे टू एंड फ्रो क्या करता रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहता है। तो ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था, बाकी चीज़ें भी हम लोगों ने देखी थी, तो कोशिश कीजिएगा वो लास्ट लेक्चर आप देख लें। इसके अलावा हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी और पोटेंशियल एनर्जी की, और आपको यहीं पे समझ लग गई होगी कि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे है, मेन पोजीशन पे। तो वहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और जबकि जो हमारे पे एक्सट्रीम पोजीशन है ये और ये, यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, 1/2 के एक्स स्क्वेयर। तो ये इस्तेमाल किया जाता है इस मकसद के लिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे हम इस फार्मूले को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्या मालूम करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो ये तो था जी हमारा लास्ट एक टॉपिक था, सिंपल हार्मोनिक। फिर हम लोगों ने कवर किया था बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो ये डायग्राम आपके सामने है, इसमें आपको पहले इनिशियली आपको दो फोर्सेस नज़र आ रही हैं, एक है वेट, ठीक है, और एक क्या है, रिएक्शन। तो इसका मतलब इनिशियली तौर पे ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्सेस लग रही थी, दो फोर्सेस, एक था वेट और एक उसका क्या था, नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स क्या था इसका, ज़ीरो, क्योंकि ये डायरेक्शन में ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑपोजिट
ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो होगा क्या, इनिशियली तौर पे ये क्या थे, रेस्ट में, तो इक्विलिब्रियम में थे। फिर आप क्या करते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाते हैं, ए पोजीशन पे। तो ए पे जब लेके जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है फोर्स अप्लाई करनी होगी। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉल के अंदर क्या क्रिएट होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस ऑब्जेक्ट को किस तरफ मूव करवाएगी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर आप देखें ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, तो होगा क्या, स्पीड क्या हो रही है हमारे पास, मैक्सिमम हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, अगर हम बात करें रिस्टोरिंग फोर्स की, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो होगा क्या, स्पीड मैक्सिमम हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रही है, ज़ीरो। तो होगा क्या कि जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे जाएगा तो वो स्टॉप नहीं होगा, वो स्पीड की वजह से क्या करेगा, टूवर्ड्स बी पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, बी पोजीशन। तो जैसे जैसे बी पे जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज़। ठीक है, तो ये जैसे ऑब्जेक्ट बी पे पहुंचेगा एक्सट्रीम पे तो स्पीड क्या होगी है, ज़ीरो, और जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो होगा क्या, अगेन ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, और ये सिलसिला चलता रहता है और ऑब्जेक्ट क्या करता रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहता है। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा सेकंड एग्जांपल। अच्छा, थर्ड एग्जांपल थी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इस में भी अगेन हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है। तो ये डायग्राम आपके सामने बनी है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक स्ट्रिंग ली थी जिसकी लेंथ थी एल। उसको हमने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जो दूसरा एंड था उससे हमने क्या किया, एक बॉब जिसका मैस क्या था एम, वो हमने कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इनिशियली सबसे पहले हम इस बॉब को कहाँ लेके गए, इसको हम नेम दे देते हैं ए। ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे हम यहाँ पे लेके आए तो हमने क्या किया, इस मकसद के लिए फ़ोर्स अप्लाई की। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो हमें थीटा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल पेंडुलम में भी क्या क्रिएट होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को किस तरह मूव करवाती है, टूवर्ड्स, हम अगर इसे दोबारा जाहिर करें तो टूवर्ड्स कहाँ मूव करवाएगी, मीन पोजीशन। और आपको ये इसका फैक्टर नज़र आ रहा है, -mg sin थीटा। ठीक है जी, तो वेट के दो कंपोनेंट होते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर ना हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको शॉर्टली इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि वेट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है mg sin थीटा और दूसरा ये वाला होता है mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और फिर कौन सा कंपोनेंट रह जाता है, -mg sin थीटा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करता है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये जो माइनस का साइन है ये किसको इंडिकेट कर रहे, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि उसकी हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। क्लियर है। तो इस तरह यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, पहले अगर इसको नाम दे दें ए, तो ये क्या हो गया ओ, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, बी। अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ करें तो ऑब्जेक्ट पहले आप कहाँ लेके गए हैं, ए पे, फिर ए से वापस कहाँ जाएगा, ओ पे स्टॉप नहीं होगा, कहाँ जाएगा, बी पे, और बी से जब वापस ओ पे आएगा तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और बॉडी क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है जी, तो या एक चीज़ और बता दूं, हमेशा एक फोर्स के दो ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह ये तीन चीज़ें थी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। कौन कौन सी, एक तो हमने बात की थी मैस स्प्रिंग सिस्टम की, जिसमें बॉडी क्या करता है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस होती है जिस पे बॉडी क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। और दूसरा हमने लिया था एक बाउल, जिसमें एक बॉल थी जिसको वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाते हैं। अच्छा, इसमें जो बाउल है वो हमारे पास क्या होता है, स्मूथ। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने फिर किया सिंपल पेंडुलम, जो कि बड़ा अहम टॉपिक है एक ये, और एक मैस स्प्रिंग सिस्टम। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो इसको लाजमी तौर पे कीजिएगा और समझिएगा, बड़े इजी टॉपिक हैं और अच्छे भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट आज हम बात करेंगे कि हमने तीनों मतलब जो एग्जांपल्स देखी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उनमें आलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, तो अब हम उन करेक्टरिस्टिक्स को मतलब उन एग्जांपल से हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या तीनों में ये चीज़ मौजूद है। और इसका मतलब है कि अगर ये तीनों में मौजूद है तो इसका मतलब हर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है जी, तो ये ज़हन में रखिएगा कि तो कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही है अगर कहीं, तो उसमें ये चार चीज़ें लाजमी तौर पे होंगी। अब वो हम देखते हैं कि वो चार चीज़ें हैं कौन सी, और यही आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ये जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो काम
किया था। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि नेक्स्ट जो इसके फीचर्स हैं या इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो कौन कौन सी हैं जो तीनों में हमने देखी थी। अच्छा, सबसे पहले जो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है वो अगर आप गौर करें, ये वाला पॉइंट वो है बॉडी ऑलवेज वाइब्रेट और ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अगर आप मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें और फिर अगर आप बात करें बाउल सिस्टम की और फिर अगर बात करें सिंपल पेंडुलम की, तीनों एग्जांपल में बॉडी एक फ़िक्स पॉइंट था जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, उसी के इर्द गिर्द बॉडी क्या कर रहा है, अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, यानी वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, दूसरे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अगर मैं आपको वापस एक ले चलूँ उसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम में, तो आपको ये यहाँ पे ये एक्सेलरेशन नज़र आ रहा होगा। अगर आप गौर करें यहाँ पे और यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन और यहाँ पे भी। और जो हमारे पास है बी डायग्राम, उसमें अगर आप देखें मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब है कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो ये होता है ए प्रोपोर्शनल एक्स और माइनस, ठीक है। तो माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये तो थी इसकी सेकेंड करेक्टरिस्टिक, या इसको हम फीचर कह सकते हैं कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक चीज़ क्या होगी, अगर आप गौर करें बॉडी क्या कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है ये, और बॉडी क्या कर रहा है, इसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये तो था जी कि फ़र्स्ट फीचर के हर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहली चीज़ क्या होगी कि बॉडी एक फ़िक्स पॉइंट के मतलब इर्द गिर्द क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हर जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगा, ठीक है। जैसा कि ये मैंने डायग्राम यहाँ पे भी बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पे भी वाजिया हो गया कि हर जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगा, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं अगेन लिखना चाहूँ तो ये है जी इसकी टू डायरेक्शन, ठीक है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और याद रखें ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए, ये हमेशा किसकी वजह से, ये वाला जो एक्सेलरेशन ये किसकी वजह से, ये रिस्टोरिंग फोर्स वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो आपने अप्लाई की थी। तो अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने दो फीचर्स कर ली, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो फीचर था, पहला फीचर क्या था कि हमेशा बॉडी क्या करता है, एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द क्या करता है, वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, सॉरी, दूसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, यानी उसकी जो डायरेक्शन होती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या था, एक्सेलरेशन जो होगा इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा सेकंड पॉइंट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या था, डायरेक्शन का जिक्र था, जबकि यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड का जिक्र आ गया कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये इसका फार्मूला है, ठीक है। बुक में नहीं लिखा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस फीचर के साथ ताकि आपको याद रहे। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट को कम कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, लास्ट है इसका जो पॉइंट वो क्या है, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे जैसे आप जब पार्क में जाते हैं तो एक अगर आप झूला झूलें तो उसमें आप देखते हैं कि जब आप एक ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे मैं इसकी डायग्राम एक छोटी सी बना के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक झूला है, आप ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैठा हुआ है, ठीक है। आप इसको पहले कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले जाके इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा उसकी स्पीड क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पे पहुँचता है तो यहाँ पे यानी तो उसकी जो वो है क्या कहते हैं, स्पीड है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम। और जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है आगे की जानिब, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है उसकी स्पीड क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा क्या होती है, स्पीड, यह वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, यानी मिनिमम होती है, और मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, ठीक है, स्पीड, और यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जबकि जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड कम होती है। अच्छा, एक और चीज़
याद रखें जो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनको कैलकुलेट करने के फार्मूले मैंने लास्ट में बता दिए थे, तो ऊपर भी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताए, तो उनको जहन में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, तो 4 फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला फीचर क्या था, बॉडी ऑलवेज वाइब्रेट और ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी एक फिक्स पॉइंट है उसी के गिर्द बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। और ऑसिलेट और वाइब्रेट बोथ नेम्स आर सेम, ठीक है। एक्सेलेशन, सेकंड पॉइंट किसका है, डायरेक्शन है, बताई गई है कि एक्सेलेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तो जेन में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद है ये डायग्राम बनाई थी ताकि आपको ये 4 के 4 फीचर्स में अच्छे से समझा सकूँ, तो मैंने उसको ऊपर एक डायग्राम थी उसके थ्रू समझा दिया, दोनों डायग्राम सेम है। अच्छा, उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट बताया कि एक्सेलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्थ पॉइंट क्या था, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, नेक्स्ट, चारों फीचर्स करने के बाद ये इसके 4 फीचर्स हैं, तो याद रखें कहीं भी अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही है वहाँ पे आपको ये 4 चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है, और आप इन चीज़ों को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये हर एक की होंगी जहाँ पे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है जी, तो जेन में रखिएगा। अच्छा, अब 4 चीज़ें रह गई, डेफिनेशंस, ठीक है, मतलब वो चीज़ें जो आप इसमें नोट कर रहे हैं, मतलब कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये लाजमी तौर पे जेन में रखिएगा कि कितना आप डिस्प्लेसमेंट आप क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, और एक वाइब्रेशन होती क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है, तो उसको अब ज़रा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि वाइब्रेटरी मोशन एक अलग चीज़ है, वाइब्रेशन एक अलग चीज़ है। वाइब्रेटरी मोशन क्या था, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ये मोशन की डेफिनेशन थी। और वाइब्रेशन क्या है, एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है, जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाए, या क्या हो जाए, जैसे एक साइकिल का पहिया एक पूरा एक चक्कर है, तो पूरा एक राउंड है, तो वो जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर मैं इस डायग्राम के मुताबिक जो कि बॉल एंड बाउल सिस्टम की है, तो सबसे पहले आप कहाँ लेके गए हैं, ए पे, ठीक है, ए पे जब आप ले जाके इसको रिलीज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, ओ पे, ठीक है, ओ से कहाँ जाएगा, बी पे, ठीक है, और बी से वापस कहाँ पे आएगा, ओ पे। तो क्या हो गया है, अगर इसको मैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको क्या कहूँ, फोर्थ, तो पहले बॉडी ओ से कहाँ गया, ए पे, ए से कहाँ पे गया, बी पे, बी से कहाँ पे आया, ओ पे। तो ये क्या हो गया, एक वाइब्रेशन क्या होगी, कंप्लीट हो गया। तो इसे हम क्या नेम देंगे, वन कंप्लीट। अगर मैं इसको ज़रा पॉइंट आउट कर दूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, तो ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एक वाइब्रेशन जब एक फिक्स पॉइंट के गिर्द कंप्लीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, या वो राउंड कंप्लीट होता है उसे हम क्या नेम देते हैं, वाइब्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट है, इस वाइब्रेशन को क्या लगेगा, एक टाइम लगेगा, ठीक है, और वही टाइम क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है जी। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन राउंड ट्रिप, यानी एक चक्कर, या उसको आप कह सकते हैं आम अल्फाज में, उसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। और इसको ज़ाहिर किया जाता है किससे, कैपिटल टी से, ठीक है जी। और इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो आपने 9th में भी पढ़ा था, बेस यूनिट, यानी वही सेकंड, तो टाइम पीरियड का भी क्या यूनिट है, सेकंड। तो सिंपल टाइम जो हम यूज़ करते हैं वो उसको हम स्मॉल टी से ज़ाहिर करते हैं, और जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम इस टाइम पीरियड को किससे ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल टी से। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड डेफिनेशन है वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी में हम बात करेंगे एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हुई, यानी कितने चक्कर कंप्लीट हुए हैं, वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इसको ज़रा एक दफ़ा यहीं से करवा दूँ, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल, यानी कितने चक्कर कंप्लीट हुए किसके, जो बॉडी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कितने टाइम में, एक सेकंड में, वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे ज़ाहिर किया जाता है, एफ से, ये इसका सिंबल है, और ये किसके रेसिप्रोकल होते के बराबर, किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये फार्मूला इसका गिवन है, ठीक है। बुक में नहीं है तो डेफिनेशन में नहीं है, आगे चल के उसमें इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल्स में, तो वहाँ पे गिवन है, ठीक है, और आगे चल के कुछ टॉपिक्स में भी आएगा। अच्छा, इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो क्या है, हर्ट्स, और इसको अगर सिम्बॉलिकली देखा जाए तो ये किससे ज़ाहिर किया जाता है, एच, कैपिटल एच और स्मॉल जी। और इसके अलावा इसके कौन से यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, साइकिल पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड। कुछ जगहों पे ना इस तरह से भी लिखा होता है, स्मॉल एस पावर -1,
तो ये बेसिकली किसके यूनिट है, फ्रीक्वेंसी के। तो हम लोगों ने अभी तक 3 डेफिनेशंस की हैं। पहली क्या थी कि एक चक्कर जो कंप्लीट होगा या राउंड ट्रिप, उसे हम क्या नेम देंगे, वाइब्रेशन का नेम देंगे। सेकंड हमने क्या किया था, वो जो टाइम लेगा एक चक्कर कंप्लीट होने में, वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है। थर्ड क्या था, एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन कंप्लीट हुई हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इस फार्मूले में देखें, जो हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल टू 1/T। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ऊपर जो 1 है ये बेसिकली एक वाइब्रेशन है और नीचे क्या है, टाइम, सेकंड। तो एक वाइब्रेशन अगर एक सेकंड में कंप्लीट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1, और उसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज़, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। देखें, हम आम डेली लाइफ में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को करते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है एम्पलीट्यूड, और इसका यूनिट होता है मीटर। और ये क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप इस ऑब्जेक्ट को, अगर हम सिंपल पेंडुलम को देखें, जो थोड़ा आपको अच्छे से वाजिया हो जाएगा, अगर आप इसमें देखें तो आप अगर इस ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर एक सेकेंड, अगर हम इसको कहाँ पे ले आएँ, मेन पोजीशन से यहाँ पे ले आएँ, तो ये इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। फ़िलहाल इस डायग्राम के अगर मुताबिक देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस पोजीशन पे, तो मेन पोजीशन का मैक्सिमम यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हम लेके गए हैं, तो यही इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है जी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी। तो डेफिनेशन में ये वर्ड इस्तेमाल होगा आइदर, यानी आगे चल के हम देखते हैं इसको डेफिनेशन, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट, यानी लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको भी हम एक का नाम दे दें और इसको बी का, तो ये इसका अदर साइड है, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अच्छा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, मैं इसको कोशिश करूँगा समझाऊँ। याद रखें, कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है उस स्टेटमेंट को समझना। आप स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट को समझने के बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हमने करना क्या है और हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ना ज़हन में रखिएगा। तो कोई भी चीज़ आप काम स्टार्ट करें तो उससे पहले ज़रा समझ लें कि आपने करना क्या और आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हमने फाइंड आउट करना है। क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, और क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी। किसकी मालूम करनी है, सिंपल पेंडुलम की, जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और उसकी ज़मीन पे काम किया जा रहा है तो ज़मीन पे ग्रेविटी कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो आपने दो चीज़ें मालूम करनी है। कौन कौन सी चीज़ें मालूम करनी है, एक हमारे पास है टाइम पीरियड और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, T इज़ इक्वल टू 1/F, सॉरी, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, ए वेट। अच्छा, सबसे पहले हम टाइम पीरियड 2 को अगर हम 3.14 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 6.28। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडरवुड। अच्छा, 1 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 0.1। आप स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेके आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6.28 से। तो हमारे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा वो ज़रा हम देख लें, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं।